हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो इस चैनल पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। तो टीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स, केबीएस, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाह सकते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से क्या आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, अगर प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं तो एक ये होता है कि सिलेबस तो सारा रिवाइज़ हो ही गया है। अगर हम और रिवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने में जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जितने आप सेट निकाल सको, या आप चैप्टर वाइज सेट निकालो, टॉपिक वाइज, या आप कंबाइंड पूरे सिलेबस के निकालो, या हाफ हाफ करके कुछ चैप्टर लो उनको निकालो। तो मैं जो करती हूँ वो करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे प्रैक्टिस सेट मेरा है पूरा, तो उसमें से मैंने 50 एक दिन में कर लिए। सारा प्रैक्टिस सेट नहीं निकालती, क्योंकि पीछे का भी रिवाइज़ करना है, तो चैप्टर वाइज भी मैं रिवाइज़ करती हूँ और फिर मैं इसके प्रैक्टिस सेट निकालती हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए होते हैं जो हमारी बुक में नहीं मिल पाते, लेकिन थ्योरी तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो कॉन्सेप्ट निकाल करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। ये प्रैक्टिस सेट लिया है मैंने, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। बने रहें मेरे साथ, एंड तक वीडियो को देखें। और अगर आपको भी सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस तो आप म्यूट भी कर सकते हैं आवाज़ को, और खुद से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है लाइमन श्रेणी की सीमांत आवृत्ति ν1, और श्रेणी की प्रथम लाइन की जो आवृत्ति है वो ν2 है, तथा वामन श्रेणी की सीमांत आवृत्ति ν3 है। अब इसमें आवृत्तियाँ दे रखी हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 5 सीरीज होती हैं। एक तो होती है लाइमन श्रेणी, एक होती है वाल्मर श्रेणी हमारी, दूसरी होती है पाश्चन श्रेणी, तीसरी होती है ब्रैकेट श्रेणी, और चौथी होती है हमारी फुंड श्रेणी। ठीक है। लाइमन श्रेणी वो श्रेणी होती है जब संक्रमण किसी भी कक्षा से, अगर पहली कक्षा में संक्रमण हो रहा है तो वो हमें लाइमन श्रेणी की सीरीज कहलाएगी, वो लाइमन श्रेणी कहलाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की सीमांत आवृत्ति, पहले तो आवृत्ति न्यू है तो RC 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, n1, अगर हम n1 का मान 1 रखेंगे यहाँ पर तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। अगर n1 का मान मैं 2 रखूँगी, यानी अगर संक्रमण दूसरी कक्षा में हो रहा है तो वो वामन श्रेणी मिलेगी, अगर पहली कक्षा में हो रहा है तो ये लाइमन श्रेणी मिलेगी। तो हमारा जो संक्रमण है ये लाइमन श्रेणी की सीमांत आवृत्ति। अब ये कह रहा है सीमांत आवृत्ति, तो सीमांत आवृत्ति के लिए भी एक कंडीशन है कि जब संक्रमण हमारा इन्फिनेटिव से, यानी अनंत से पहली कक्षा में हो रहा हो तो वो श्रेणी सीमा कहलाती है, वो श्रेणी सीमा कहलाती है, यानी सीमांत आवृत्ति हमारी तब प्राप्त होगी। यानी n1 का मान कितना रखेंगे 1, और n2 का मान हम यहाँ पे रखेंगे इन्फिनेटिव। तो ये हमारी सीमांत आवृत्ति हो जाएगी 1/n का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनेटिव, ये तो हो गया 0, और इसकी वैल्यू पूरे की 1 आ जाएगी। तो ν1 = RC। अब श्रेणी की प्रथम लाइन की आवृत्ति, प्रथम लाइन की आवृत्ति हमें अगर निकालनी हो ν2, तो संक्रमण दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में होगा, दूसरी से पहली कक्षा में अगर संक्रमण होगा तो वो प्रथम लाइन होगी, वो लाइमन सीरीज के लिए। तो RC 1/, पहली कक्षा में संक्रमण हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, दूसरी कक्षा से। जब आप इसे, इसका तो वैल्यू हो जाएगी 4, ये 1, ये 4 इधर जाएगा, ये 1 उसमें से माइनस होगा, तो 3RC अपॉन कितना आ जाएगा 4, ν2 ये आ गया। अब हम वामन श्रेणी की बात करते हैं। तो वामन श्रेणी की सीमांत आवृत्ति, यानी कि श्रेणी सीमा कितनी होगी, जब संक्रमण अनंत से दूसरी कक्षा में, क्योंकि वामन श्रेणी ही हमें तब प्राप्त होती है जब संक्रमण दूसरी कक्षा में हो रहा हो, किसी भी अदर कक्षा से जब दूसरी कक्षा में संक्रमण हो रहा हो तो हमें वामन श्रेणी प्राप्त होगी। तो जब अनंत से दूसरी कक्षा में संक्रमण होगा तो हमें सीमांत आवृत्ति किसकी प्राप्त होगी, वामन श्रेणी की। तो वो ν3 = हो जाएगा RC, और यहाँ पे रखेंगे दूसरी कक्षा में संक्रमण होगा, माइनस कितना हो जाएगा, अनंत से होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, तो ν3 कितनी आ जाएगी,
RC/4। ठीक है, अब मैं इन तीनों में रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन इस तरीके से दे रखा है। अब अगर मैं ν1 माइनस ν2 कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, RC माइनस 3RC/4। वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई RC/4। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ν3 की ना। तो कितना आया, यानी ν3 ν1 माइनस ν2। तो ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। इस सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रघाती तरंगे उन वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो प्रघाती तरंगे होती क्या है, तो प्रघाती तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, वो प्रघाती तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो माध्यम में ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्रघाती तरंगे कहलाती हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, और यह आ जाता है, जब पारदर्शी माध्यम के तल पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें, अगर कोई पारदर्शी माध्यम दिया हुआ है, जब पारदर्शी माध्यम के तल पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, ये है, ये प्रकाश ध्रुवण पर IP पर आपतित होता है यहाँ से, तो जो ये है, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर हमेशा लंबवत होती हैं, ये 90 होता है, तो इसमें परस्पर लंबवत होती हैं। यानी जब पारदर्शी माध्यम के तल पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, जो प्रकाश है I का मान जो है, आपतित कोण का मान वो IP यानी ध्रुवण कोण के बराबर होगा, तब ये परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो हमारा ये डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवर्णक लेंस दो पतले लेंसों का संपर्क में रख करके बनाया गया है। एक अवर्णक लेंस है, ठीक है, एक अवर्णक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क में रख करके बनाया गया है। इन लेंसों की क्षमताएं इतनी हो तो लेंस युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्षमताएं दे रखी हैं तो फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो 1/p इक्वस टू होता है, या हम ये कह सकते हैं कि F इक्वस टू होता है 1/p। ठीक है, ये डायोप्टर में होगा तो ये हमारी मीटर में मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, इन लेंसों की क्षमताएं दे रखी हैं। जब दो लेंस इस तरीके से अवर्णकता के उसको संपर्क में रखे जाते हैं, इसकी P1 है और इसकी P2 है, तो इनके लिए जो फार्मूला होता है P इक्वस टू होता है P1 प्लस P2। इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे तो 12 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस चिन्ह सहित हमें रखना है, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगी 1/p यानी 4। अगर मैं 100 इसे कर दूँ तो ये सेंटीमीटर में आ जाती है, तो ये आ जाएगा 25। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 4 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसी वृत्ताकार द्वारा की विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता जो होती है, ये विभेदन क्षमता नहीं होना चाहिए, ये विभेदन सीमा होना चाहिए, क्योंकि विभेदन क्षमता जो होती है किसी भी द्वारा की, जैसे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हमें निकालनी है, रिजॉल्विंग पावर, तो ये 1.22 लैम्डा D/1.22 लैम्डा होती है रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता। तो यहाँ पे तो D/1 कोई है क्या फार्मूला, नहीं है ना, तो इसमें ये विभेदन क्षमता नहीं, ये विभेदन सीमा होना चाहिए। ठीक है, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विभेदन सीमा हमारी जो होती है, जो विभेदन सीमा होती है ना, विभेदन सीमा वो एंटी प्रोपोर्शनली होती है विभेदन क्षमता के। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीमा करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चन। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, अभिदर्शक की FO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गई 100, और जो फोकस है नेत्रिका की FE कितनी हो गई
10 सेंटीमीटर। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें निकालनी है। आवर्धन क्षमता F बराबर होता है FO/FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस टाइम पर जो विभेदन क्षमता होती है वो FO/FE होती है। और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 100/10। तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी विभेदन क्षमता 10। तो वी आंसर इज करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। तो विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, सबसे पहले उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है तो परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय सदिश, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और किसी ग्रेटिंग का सूत्र होता है ए, यहाँ पर A+B दे रखा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं ग्रेटिंग के लिए E+D भी आ जाता है। E+D साइन थीटा बराबर एन लेमडा। यहाँ पे E की जगह A+B दे रखा है तो हम A+B साइन थीटा बराबर एन लेमडा करेंगे। ठीक है, ये है ग्रेटिंग के लिए सूत्र है। ये ग्रेटिंग का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेटिंग के लिए। और इसकी जो विभेदन क्षमता होती है λ/d, लैम्डा बराबर होती है n स्मॉल n इंटू n के इक्वल होती है, जहाँ n जो है वो लाइनों की संख्या है ग्रेटिंग में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है हमें। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे संबंधित जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे सॉल्व करके लेके आएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला ये रखेंगे। एक तो होता है √150/V। V वोल्टेज है हमारा वोल्ट में, और इसकी वैल्यू होती है 2.27/√V। आप ये भी रख सकते हो या ये रख सकते हो, तो मैं तो ये रखने वाली हूँ। ये आएगा यहाँ पे 150/√V का मान कितना है? ये 500 है, तो यहाँ पर आया। अब 5 से डे कैंसिल कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 100। मैं 30 रूट में 30 ऐसे रहने देती हूँ। यहाँ से 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 100, और ये 100 का नीचे रूट हो जाएगा हमारा 10। फिर हमें 30 है ये, तो 30 को ऐसे रूट निकाल लेते हैं। 30 है, 5 टाइम जाएगा, 5 5 5 जा, ये जस्ट डबल हो जाएगा 10, और ये 5 5 जा 25, और ये इसमें से 5, और हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 5 टाइम ही कैंसिल कर देते हैं हम। अप्रोक्सीमेट 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये कितना आया? इसकी √30 की वैल्यू आ गई हमारी 5.5/10, तो 0.55 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ये, इसमें एंगस्ट्रॉम में जब ये फार्मूला रखते हैं तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है। ओके, ये क्वेश्चन आया है। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है विभवांतर से, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालनी है, लेकिन हो सकता है प्रोटॉन से संबंधित आ जाए। हमारे 4-5 पार्टिकल हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक हमारा ड्यूट्रॉन है। ठीक है, ड्यूट्रॉन है, और एक हमारा अल्फा पार्टिकल है। तो इनसे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है λ/e की वैल्यू होती है हमारी 12.27/√V। V वोल्टेज में है, इससे निकालेंगे, या ये भी रख सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन से संबंधित वो जो होती है, तो प्रोटॉन से जो संबंधित होती है वो होती है 0.2866/√V। यही हमारी न्यूट्रॉन से संबंधित होती है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एक ही निकालेंगे हम। ठीक है, फिर आता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला निकालते हैं वो 1.101/√V। और जो हमारा ड्यूट्रॉन होता है उसके लिए अगर निकालना हो तो
उसके लिए 0.202/√v। ये कुछ फार्मूले हैं जिनसे हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे तो हमारी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आ जाएगी किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड। कि कंपन स्रोत से x = 5/6 दूरी पर स्थित कण का विस्थापन समय t बराबर, ये दे रखा है विस्थापन, और ये कंपन स्रोत से x = 5/6 दूरी पर स्थित कण का विस्थापन t = t/3 पर ज्ञात कीजिए। कंपन का आयाम इतना है, आयाम दिया हुआ है, ये a की वैल्यू है, ये t की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो विस्थापन समीकरण क्या होता है, y = होता है a sin ωt, यही तो होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, ए की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर में और साइन ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t और स्मॉल टी की जो वैल्यू दे रखी है वो t/3 दे रखी है। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2π ये कौन सा एंगल बन जाएगा, 2π 180 और 3 ये कितना हो जाएगा 60, यानी 120 आ गया डिग्री में, तो ये आ गया sin 120। अब sin 120 की वैल्यू निकालेंगे तो 90 + 30, साइन इसे लिख सकती हूँ 90 + 30, या तो sin 120 की वैल्यू डायरेक्ट याद लर्न हो, या हम नॉर्मली कहाँ तक लर्न कर लेते हैं, 90 तक लर्न कर लेते हैं और फार्मूला लगा करके आराम से निकाला जा सकता है। तो 20 और ओके फिर आया ये 20 इंटू साइन 90 कौन से उसमें जाएगा, यहाँ पे ऑल प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं, यहाँ पे टेन और कोट प्लस में होते हैं, तो इसमें चला जाएगा ना इस वाले इसमें, तो ये आ जाएगा 90 प्लस, यानी साइन है तो साइन 90 है तो कॉस हो जाएगा कॉस, और ये 30। ओके, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है ना, और 20 ये 10 से कैंसिल हो गया। ओके, ये आया हमारा 10 √3 की वैल्यू 1.732, तो वैल्यू आ गई 17.32, आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन है 17.32, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध का उपयोग करने से क्या होगा, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में बदलते हैं तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है कि जब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में बदलते हैं, ये अगर हमारा गैल्वेनोमीटर है तो इसकी सीरीज़ में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे ये पूरा क्या बन जाता है, एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वोल्टमीटर जो हमारा वोल्टमीटर होगा, वोल्टमीटर की शुद्धता तो बढ़ जाती है इससे, यही होगा, तथा गुणांक दोनों बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ में जाऊंगी इसमें। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कृष्ण पिंड टी दे रखा है ताप पर, इस पिंड द्वारा तरंगदैर्घ्य इतने एनएम तथा 500 एनएम के बीच उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा U1 है। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे लगा लिया मैंने, एक पिंड द्वारा तरंगदैर्घ्य ये 500 लगा लिया, ठीक है, इस पर जो है वो U1 है, और जो के बीच उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा U1 है, और दे रखा है 499 एनएम तथा 1000 एनएम के बीच उत्सर्जित, ये 1000 ले लिया। ओके, तो यहाँ पे U2 है, और जो विकिरण उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा U2 है, और मतलब 1500 पे हमारी कितनी है, U3 है। ये इस तरीके से दे रखी है ऊर्जाएं, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मतलब इस पिंड द्वारा उसे, तो इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। वीन नियतांक दे रखा है इतने एनएम के, वीन नियतांक दे रखा है। अब हम वीन के फार्मूले से जाएंगे, तो वो ये कहता है कि लैम्डा m × t बराबर v, यानी v क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम वीन नियतांक या वीन कांस्टेंट बोलते। तो ये जो वीन का नियम ये कहता है कि किसी भी निश्चित ताप पर अगर हम तरंगदैर्घ्य को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा,
की इंटेंसिटी यानी तीव्रता लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और एक मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य पर यानी लैम्डा एम पर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उसके बाद जो है वो एनर्जी घटना शुरू हो जाती है। तो हम ऐसे, तो वो निश्चित ताप क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा एम की वैल्यू निकाल लो कि वो कौन सी तरंग दैर्ध्य होगी इस दिए गए ताप पर जिस पर के यू का मान मैक्सिमम हो। यहाँ से वी नियतांक रखेंगे v अपॉन टी, और यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं v का मान कितना है 2.88 इंटू 10⁻⁶ एनएम में दे रखा है, और यहाँ पर 2880 ये ओके। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 लगा लेती हूँ मैं, 1000 कर लेती हूँ यहाँ पे ओके। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है ना, और ये 10⁻⁶ है, ये माइनस ऊपर जाएगा 10⁻3, तो कितनी हो जाएगी 10⁻3 यानी 1000 आएगी। तो ये 1000 आ गई, यानी इस दिए गए ताप पर जो ऊर्जा मैक्सिमम होगी 1000 होगी, और 1000 तरंग दैर्ध्य के बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी। यानी इस तरीके से ऐसे करके हमारा ये बन जाएगा एक कर्व। अगर हम इसके बीच में कर्व बनाना चाहें तो लैम्डा मैक्सिमम का जो मान है वो किस पर आएगा, इस पर जो है हमारी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, यानी U2 मैक्सिमम होगा। U2 ये कंडीशन लग जाएगी कि U2 मैक्सिमम होगा किससे, U1 और U3 से। तो ये रिलेशन किस में आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। इसमें तो U3 0 आ रहा है, 0 तो नहीं होगी U3, U2 इज़ ग्रेटर दैन U1, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता उसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के अलग अलग एवं स्पष्ट दर्शनीय प्रतिबिंब बनाता है कहलाती है। तो एक प्रकाशिक यंत्र की क्षमता है जिससे वह सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं ना, यानी विभेदन क्षमता, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 माइक्रोफैरड और 16 माइक्रोफैरड के संधारित्र क्रम में जोड़े जाते हैं, इनकी संयुक्त धारिता होगी, इनकी संयुक्त धारिता निकालनी है। किस में जोड़े जा रहे हैं वो, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, श्रेणी क्रम में अगर दो संधारित्र इस तरीके से जोड़े गए हैं, ऐसे ये दो संधारित्र हैं, एक ये रहा और ये एक, तो ये C1 और ये C2 दोनों संधारित्र क्रम में जोड़े गए हैं। ये संधारित्र श्रेणी क्रम में होगा आई थिंक, यह समांतर भी हो सकता है। अगर ये श्रेणी है, यहाँ पे श्रेणी लिखा हुआ है, तो इसमें जो टोटल धारिता अगर हम रिजल्टेंट वाली 1/C इक्वल्स टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/8 माइक्रोफैरड प्लस 1/16 माइक्रोफैरड। तो 16 LCM आया, ये 2 + 3 कितना 2 + 1 इक्वल्स टू 3/16, यानी 16/3 आ गई ना, C की वैल्यू आ गई है 16/3। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 3 5 जा 15 और 1 कैरी और 0 3 3 जा 9, तो 5.3 माइक्रोफैरड। अगर ये यहाँ पे संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इनमें तो मिस्टेक तो होती ही है, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो निकलती ही है हर प्रैक्टिस सेट में, वो हमें देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव से अधिक दूरी x पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी। ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और इस पर अधिकतम तीव्रता हमें फाइंड, क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव से अधिक दूरी x पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें फाइंड करनी है, सपोज दैट यहाँ पर, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ ये बीच में से हम इसे काउंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है, दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, यहाँ से यहाँ तक की L हुई ओके, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई, ये भी L हो गई, और ये टोटल अगर यहाँ से हम मानेंगे x, तो ये इतनी तो हो जाएगी x प्लस L, और इससे जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x माइनस L। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस बिंदु P पर जब इसे पूरा सॉल्व करके लाया जाता है तो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ठीक है। 2 पी आर अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ से जब जब क्या है, वैद्युत ध्रुव से अधिक दूरी जब एक्स की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो, किससे, इस एल की तुलना में, ठीक है, यानी बहुत अधिक दूरी पर, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एल को मान सकते हैं हम 0 एज कम्पेयर टू इट। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। तो 2p आर की पावर एक्स की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, अगर यहाँ पे आर रखेंगे तो यहाँ पे भी आर रखेंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ जाएगा। तो ये किसके कौन सा रिलेशन आ रहा है एक्स में और इसमें, ये थर्ड वाला। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप टी के साथ बदलती है। जैसे परम ताप टी के, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, एक्साई का जो वैल्यू होती है वो होती है प्रोपोर्शनली, ऐसे लिख सकते हैं 1/t। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टी इनवर्स में जाएगा एक्साई प्रोपोर्शनली t-1। सी एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम, अगर इक्वल रखना हो तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलीय कोश का उसके केंद्र पर वैद्युत विभव होता है। ये कोई चालक गोला या आवेशित गोलीय कोश है, अगर इसकी रेडियस r है, ओके, और यहाँ से r डिस्टेंस पे इसके केंद्र से सेंटर से इसके स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर जो इस पॉइंट पर वैद्युत विभव v के लिए ये फार्मूला होता है, v = 1/4πε0 Q/r, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इस पॉइंट पर। ओके, तो हम यहाँ पर Q को लिख सकते हैं 4πr², r त्रिज्या का है तो 4πr² इंटू सिग्मा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो v की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकती हूँ 4πε0, और ये रख दूँ मैं Q की वैल्यू, क्योंकि मुझे पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में निकालना है। पृष्ठीय घनत्व जो होता है ना आवेश, 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन r। ओके, स्मॉल r दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, r हो जाएगा, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लिए ये फार्मूला आ जाएगा कि v = हो जाएगा r² सिग्मा अपॉन ε0, या सिग्मा v = सिग्मा r² अपॉन ε0 इंटू r, ये आ गया, ठीक है, ये फार्मूला आ गया। ये कब है, ये इससे इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर। अब इसके पृष्ठ पर अगर निकालना हो यहाँ पर, तो पृष्ठ पर निकालने के लिए ये जो r है, स्मॉल r कितना हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा ना, तो v कितना आएगा, सिग्मा r अपॉन ε0, ये आ जाएगा। और जो केंद्र होता है इस पर, यहाँ पर भी जो विभव होता है वो इक्वल होता है, जितना इसका पृष्ठ पर होता है उतना ही यहाँ पर होता है, सिग्मा r अपॉन ε0, ये दोनों ही इतने आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन है जैसे, तो आवेशीय गोलीय कोश यानी स्फेरिकल सेल का उसके केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा, वही जो कोश के पृष्ठ पर है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन तो इस तरीके से सिर्फ यही आया गोलीय कोश के वैद्युत विभव निकालने के लिए। हम इसमें वैद्युत विभव ना निकाल करके ई का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो किसी भी गोलीय कोश अगर होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला निकाला जाता है, वो क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है, Q/r², ये होगा, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/4πε0, Q की वैल्यू यही रख देती हूँ, 4πr² सिग्मा अपॉन कितना हुआ, r² 4π से 4π, तो r² सिग्मा ε0 r², ये आ गया, ठीक है। पृष्ठ पर कितना आ जाएगा, E पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0। तो ये दो फार्मूले
हो गए हमारे। और केंद्र पर क्योंकि विभव जो है वो अंदर, जितना पृष्ठ पर है उतना ही क्या है हमारा केंद्र पर है। तो इसके जो गोलीय कोश होता है उसके अंदर किसी भी, चाहे वो केंद्र हो चाहे यहाँ पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। यानी गोलीय कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, और इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। ये गोलीय कोश है। और इसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ये होगी। तो एक ही क्वेश्चन से जब हम रिवीजन करते हैं तो इस तरीके के फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं, उससे बार बार हमारे माइंड में सेट होते चले जाएंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना ये चीज़ें। भाई मैं तो भूल जाती हूँ, आपका नहीं पता कौन, मैं तो बहुत भूलती हूँ, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 18। जब एक कुंडली को 12 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अब एक कुंडली है उसको डीसी बोल्ट से जोड़ा जा रहा है तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है डीसी से जोड़ने से, और एसी से जब कनेक्ट किया जाता है तो उसमें 2.4 एम्पियर की धारा होती है। तो इसमें ये दे रखा है, फिर कह रहा है कि कुंडली का प्रेरकत्व हमें फाइंड आउट करना है, एल हमको निकालना है। वो हेनरी में आता है, इसमें ओम में दिया हुआ है, ये मिस्टेक है। फिर वो प्रेरकत्व नहीं पूछता, फिर वो प्रतिबाधा पूछता ना यहाँ पे, अगर ओम में दिया हुआ होता तो। ओके, तो जब एक कुंडली को 12 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो डीसी जब हम उसे वी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, इससे हम आर निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी कुंडली है अगर वो ऐसे करके कोई कुंडली है, इसका एल तो ज़रूर होता है। तो या डीसी स्रोत में जो एफ की वैल्यू होती है वो शून्य होती है। डीसी स्रोत, अगर हमारा कोई डीसी स्रोत हो तो उसमें एफ की जो वैल्यू होती है वो शून्य, यानी आवृत्ति जो होती है ना उसकी वैल्यू शून्य होती है। तो इसलिए एक्सएल जो होता है वो डीसी स्रोत में शून्य होता है। एक्सएल का मान डीसी स्रोत में शून्य होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे, फिर हम कितना आ जाएगा, आर, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, तो आर इक्वल टू हो जाता है वी अपॉन आई। इसमें कितना 12 अपॉन 4, ये कितना आ गया 3। तो आर की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। यानी ये जो कुंडली जोड़ी गई यहाँ से इस डीसी स्रोत से जोड़ने के कारण मैंने इसका आर ज्ञात कर लिया कि इस कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। ये कुछ प्रतिरोध भी तो रखती है कुंडली, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो निकल के आया मेरा 3 ओम आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, जब इसे 12 वोल्ट और 50 रेडियन पर सेकंड के एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो 2.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो आई इक्वस टू जब हम एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो वी अपॉन, जब हम इसको किससे जोड़ेंगे, एसी स्रोत से जोड़ेंगे, तो उस टाइम पर इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आई इक्वस टू वी अपॉन, वी वोल्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो वी अपॉन, अब ये कुछ आर भी रखेगी, यानी प्रतिरोध तो है ही कुंडली का, और इसमें प्लस एक्सएल भी होगा, एक्सएल का स्क्वायर। ये प्रेरणीय प्रतिघात हो गया ना हमारा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2.4, और वी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई है 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये पॉइंट हटाया, ये 0, ये कैंसिल आउट कर दो 10 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से 1, और ये 5 टाइम्स, ये 1 इधर जाएगा, 1 ये यहाँ पे 1 हो या यहाँ पे 5, तो ये पूरा ही इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हो जाएगा √9 प्लस एक्सएल इक्वस टू 5। अब दोनों और क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 प्लस एक्सएल का स्क्वायर
इक्वल्स टू 25। तो एक्सएल का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16 आया। ओके, तो जब एक्सएल निकालेंगे तो √16 या √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो एक्सएल की वैल्यू मेरी तो 4 आई है। यहाँ पर कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? उसने पूछा है एल, अब उसने एक्सएल की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसमें पूछा है प्रेरकत्व पूछा है उसने, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यहाँ पे वैल्यू रख दो, एल इक्वल्स टू 4 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 रेडियन पर सेकेंड, तो 50 रख देंगे यहाँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, कैंसिल कर करके ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं ज़ीरो ले लेती हूँ, 5.0, तो ये आ गया 5 8 जा 40। एल की वैल्यू 0.08 हेनरी आई। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे ओम नहीं दिया हुआ होगा, अगर ओम दे रहा होता तो फिर हमें ये निकालना होता, प्रेरणीय प्रतिघात निकालना होता ओम में। तो वही होता है ना, प्रेरणीय प्रतिघात ही तो होगा ओम में, रेजिस्टेंस ही तो ओम में होता है। यहाँ पे तो एल तो ओम में नहीं होता, एल तो हेनरी में होता है ना उसकी यूनिट, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे हेनरी होगा एच। ओके, अब देखो हम छोटे छोटे से वैसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं, गॉस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस नियम का रूप है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गई इसकी, तो ये होगा इसका आंसर, ये सही हो जाएगा। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम। ठीक है, और ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को निकालते जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, एकदम से अगर रैंडमली कहीं कहीं से क्वेश्चन देखें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई कितना होता है, वाई इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे विकृति, यही तो होता है। यानी वाई की विमा, विकृति की तो कोई विमा नहीं होती, प्रतिबल होता है, तो प्रतिबल कितना होता है एफ अपॉन ए होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा एफ अपॉन ए। वैसे अगर याद हो तो ये चीज़ें याद कर लो, MLT-2 और नीचे L2 ना, तो ये जो बीमा हो जाएगी ये हो जाएगी फर्स्ट, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जितने भी गुणांक हैं ये प्रत्यास्थता गुणांक है, चाहे वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे वो दाब हो या वो प्रतिबल हो, उनकी बीमा, सबकी बीमा दाब की बीमा के बराबर होती है। और कितनी होती है ML-1 T-2। तो ए ऑप्शन के साथ जाऊंगी मैं, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हमने फाइंड किए हैं। नेक्स्ट मेरी वीडियो के साथ आप बने रहें और क्वेश्चंस को देखते रहें, मिलकर के हम अच्छे से तैयारी करते हैं। ओके, बाय।